आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक सीक्वेंस दी गई है और आपसे कहा गया है कि सीक्वेंस की आपने nth टर्म या जनरल टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस को नोट करें या इसके एलिमेंट्स को नोट करें तो इस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट आपके पास आ रहा है 2 का स्क्वायर। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ रहा है आपके पास 5 का स्क्वायर। तीसरा एलिमेंट आपके पास आ रहा है 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस की हमने nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड करने के लिए आपको सब ये पता होना चाहिए कि आपको जो गिवन सीक्वेंस दी गई है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर हार्मोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर तीनों में से कोई एक टर्म भी आपके पास चल जाती है कि गिवन सीक्वेंस आपको जो दी गई है वो तीनों में से कोई एक सीक्वेंस है, तो आप उस सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए गिवन सीक्वेंस की जनरल टर्म या nth टर्म का फार्मूला nth टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये जो तीन सीक्वेंसेस हम पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन तीनों में से गिवन सीक्वेंस जो है कौन सी है। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की कोई सी भी दो कंसेप्टिव टर्म लेंगे और उनका डिफरेंस जो है फाइंड करेंगे। अगर हर बार जो डिफरेंस सेम आता है तो उसके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो गिवन सीक्वेंस को अगर मैं जो है वो किसी और फॉर्म में लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखूँ आंसर की फॉर्म में 2 25 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आपके पास जो है 64 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस आपको गिवन दी गई है इसकी अगर मैं पहली दो कंसेप्टिव टर्म का डिफरेंस लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 में से 4 को माइनस करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसी सीक्वेंस की जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जो तीसरी और दूसरी टर्म है, इन दो टर्म्स में को क्या करूँ, अगर मैं माइनस करूँ तो उनको माइनस करने से हमारे पास जो आंसर क्या आता है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट दो टर्म हमारे पास आ रही हैं 64 एंड 25, अगर 64 में से मैं 25 को माइनस करता हूँ तो इस केस में मेरे पास आंसर आ रहा है 39। तो देख सकते हैं कि हमेशा जो है दो कंसेप्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा। अपने अपने पहले दो केसेस में सेम सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमेशा सेम नहीं आ रहा। पहले केस में जो है वो पहले दो कंसेप्टिव टर्म का डिफरेंस जो है 21 आ रहा है, जो उससे नेक्स्ट जो कंसेप्टिव दो टर्म्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3, इनका जब हम डिफरेंस लिया तो 39 आया। तो दो कंसेप्टिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसका मतलब ये आपको जो गिवन सीक्वेंस दी गई है ये वाली सीक्वेंस या ये वाली सीक्वेंस जो है ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इस तरह अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो दो कंसेप्टिव टर्म्स हैं 25 और 4। अगर 24 को जो है वो हम 25 को अगर हम जो है वो डिवाइड करें 4 के साथ तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाई 4, उस केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 6.25। ठीक है, और इस तरह अगर नेक्स्ट दो कंसेप्टिव टर्म जो है 64 और 25 अगर हम इनको डिवाइड करें तो 64 डिवाइडेड बाई 25, इसका आंसर हमारे पास आएगा 64 डिवाइड बाई 25, इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.56। तो यहाँ से भी कन्फर्म हो गया कि ये जो सीक्वेंस हमें इक्वेशन में गिवन दी गई है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो जो हमारे पास आ रही है दो कंसेप्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो भी सेम नहीं आ रहा या इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह आप जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीक्वेंस है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस भी नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, जो गिवन सीक्वेंस दी गई होती है उसकी सारे टर्म्स का हम रेसिप्रोकल सबसे पहले फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला टर्म 4 है तो उसका रेसिप्रोकल 4 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या है वो 25 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/25, तीसरा टर्म हमारे पास क्या आ रही है 64 है तो उसका रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा 1/64 एंड सो ऑन। तो अगर तो हमारी गिवन सीक्वेंस ये वाली सीक्वेंस या ये वाली सीक्वेंस दोनों एक ही हैं, अगर ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका रेसिप्रोकल लेके इनकी टर्म्स का और उनको चेक करना होगा कि रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें जो नई सीक्वेंस मिल रही है ये वाली वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो कंसेप्टिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है रेसिप्रोकल का तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो अब इस तरह अगर आप इनका डिफरेंस भी चेक करेंगे, जैसे मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में डिफरेंस चेक किया
गिवन सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में कॉमन रेशो चेक की है या कंजक्टिव एलिमेंट्स की रेशो जो है वो चेक की है। उसी तरह हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में क्या करेंगे, जो गिवन सीक्वेंस दी गई है उसका रेसिप्रोकल लेके नई सीक्वेंस बनाएंगे, और नई सीक्वेंस के केस में हम क्या करेंगे, जो कंजक्टिव टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस जो है फाउंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फाउंड करेंगे कि 1/25 में से हम अगर उससे पिछले वाले टर्म जो 1/4 है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसी तरह अगर हम जो है 1/64 जो नेक्स्ट कंजक्टिव टर्म्स हैं 1/25 एंड 1/64, अगर हम 1/64 में से उसे पिछले वाला टर्म जो है 1/25 इसको माइनस करेंगे तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आप लोगों ने खुद लेके जाकर नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन का आंसर जो फाइंड कर लेना। दोनों केस में जब आप अपना आंसर निकालेंगे, एक आंसर आप यहाँ पे निकालेंगे और दूसरा आंसर जो है वो आप यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो सिंपलीफाई करने के बाद आंसर निकालेंगे। अब नोट करेंगे कि इस केस में भी जो है वो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है आपस में इक्वल नहीं आएगा। तो रेसिप्रोकल लेने से जो नई टर्म सीक्वेंस मिली थी उनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो ओवरऑल हम लोगों ने चेक किया कि क्वेश्चन में हमें जो सीक्वेंस दी गई थी वो ना ही अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, और वो ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि जो कंजक्टिव टर्म्स हैं उनकी रेशो जो है वो भी सेम नहीं आ रही। इसी तरह अगर हमने क्या किया, जो गिवन सीक्वेंस थी उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर जो है वो कॉमन डिफरेंस फाउंड किया तो उस केस में भी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आएगा। तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लिया कि मुझे गिवन सीक्वेंस दी गई है वो ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, वो ना ही क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ना ही क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो अब इन तीनों में से कोई भी सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी सीक्वेंस की जनरल टर्म वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करके जो गिवन सीक्वेंस है उसकी nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग करेंगे अपने क्वेश्चन में, या करेंगे अपने क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिफरेंट वे से जो है वो सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन सीक्वेंस दी गई है हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि इसकी हर टर्म में क्या देखे, किसी नंबर का स्केल इन्वॉल्व हो रहा है। पहले टर्म में देखे तो 2 का स्केल इन्वॉल्व है, दूसरे टर्म में देखे तो 5 का स्केल इन्वॉल्व हो रहा है, तीसरे टर्म में देखे तो 8 का स्केल इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह फोर्थ टर्म में भी जो किसी ना किसी नंबर का जो है वो स्केल ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म में भी किसी नंबर का स्केल इन्वॉल्व होगा एंड सो इन जनरल। जब आप nth टर्म तक पहुंचेंगे तो nth टर्म में भी किसी न किसी नंबर का स्केल जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस हम यहाँ सीक्वेंस हम इक्वेशन में गिवन दी गई है इसकी nth टर्म का nth टर्म जो है फाइंड करने की वजह हम क्या करेंगे, ये जो स्केल के बगैर यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है, फॉर एग्जांपल 2, 5, 8 एंड सोन, ये जो सीक्वेंस आपके पास बन रही है देखें तो हमने क्या किया, ये सीक्वेंस जो है वो जो गिवन सीक्वेंस है उसकी स्केल को खत्म करके जो है नई सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 2 के स्केल में 2 को खत्म करके 2 लिख दिया है, 5 के स्केल में 5 को खत्म करके स्केल को खत्म करके 5 लिख दिया है, 8 के स्केल में स्केल को खत्म करके 8 लिख दिया एंड सो ऑन। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमें इस सीक्वेंस की nth टर्म मिल जाएगी तो उस इस सीक्वेंस की nth टर्म को यूज करते हुए हम जो गिवन सीक्वेंस में क्वेश्चन में दी गई है इस सीक्वेंस की भी nth टर्म में जो है मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये सीक्वेंस की पहले टर्म क्या है, 2 है, तो जो गिवन सीक्वेंस है उसकी पहले टर्म क्या बन गई है, 2 का स्केयर बन गया। इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है, 5 है, और गिवन सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है, 5 का स्केयर है। ठीक है, इस तरह इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म क्या है 8, और गिवन सीक्वेंस की तीसरी टर्म क्या है 8 का स्केयर है। ठीक है, इस तरह इस सीक्वेंस की अगर फर्ज करें फोर्थ टर्म क्या है आपके पास जो है, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन मार्क है, सीक्वेंस की फोर्थ टर्म आपके पास ये वाला क्वेश्चन मार्क है, तो जो गिवन सीक्वेंस होगी उसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, वो इसी क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, स्केयर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई है सोन, इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी हमारे पास यहाँ पे जो nth टर्म हमें इस सीक्वेंस की मिलेगी, जो गिवन सीक्वेंस होगी उसकी nth टर्म क्या होगी, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे इस सीक्वेंस की nth टर्म यहाँ पे आ रही है इसकी nth टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे और क्या कर देंगे, उसका स्केल ले लेंगे तो हमें जो है गिवन सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्क क्या आ रहा है, हमने जो सीक्वेंस लिखी है उसमें स्केल नहीं आ रहे, जो गिवन सीक्वेंस है उसमें स्केल आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, स्केल के बगैर जो सीक्वेंस लिख के उसकी nth टर्म जो है फाइंड करेंगे। जब हमें स्केल के बगैर वाली सीक्वेंस की nth टर्म मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस nth टर्म का स्केल ले लेंगे तो हमें गिवन सीक्वेंस की nth टर्म भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें जो गिवन सीक्वेंस दी गई है उसकी nth टर्म जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप गिवन सीक्वेंस के ऊपर फोकस करें तो आपकी गिवन सीक्वेंस है ये सॉरी हमने जो सीक्वेंस लिखी है उसकी nth टर्म अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आप उसके ऊपर फोकस करें तो वो गिवन जो सीक्वेंस आपके पास आ रही है उसकी एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 5, 8 एंड सो ऑन।
इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखी है ये कौन सी सीक्वेंस है, ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कर लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट दो कंसेक्यूटिव टर्म्स 5 और 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से उससे पिछले वाला टर्म जो है 5 उसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन 3 आ गया। तो देख सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो आपके पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, इक्वली आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखी है ये वाली सीक्वेंस क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीक्वेंस का जो है वो nth टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस ब्रैकेट में आएगा n-1 और साथ में क्या आ जाएगा डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है वो क्या मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखी है इस सीक्वेंस की हम क्या करेंगे, एन टर्म फाइंड करेंगे। एन टर्म का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एन फाइंड करेंगे। तो ए एन इस सीक्वेंस के केस में, ये वाले सीक्वेंस के केस में आपको एन टर्म जो है वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी ए वन क्या है आपके पास, A1 5 है सीक्वेंस की, तो A1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 प्लस n-1 एज इट आ जाएगा क्योंकि हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा डी। तो इस सीक्वेंस के केस में डी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, डी की वैल्यू में जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 मिल रही है, तो साथ में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम सिंपलीफाई करते हैं और nth टर्म जो है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 3n और -3, जब 3 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर सिंपलीफाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3n और 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा यहाँ पे +2। तो 3n+2 आपको मिल गई है ये वाली सीक्वेंस की nth टर्म जो कि हमने खुद से लिखी थी। ठीक है, हमने क्या करना था, ये जो स्केयर वाली सीक्वेंस है जिसके टर्म का, जिस सीक्वेंस में हर टर्म का स्केयर आ रहा है, इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी थी। तो इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में फ़र्क क्या है कि जस्ट स्केयर का ही फ़र्क आ रहा है। इस सीक्वेंस की पहली टर्म अगर 2 है तो गिवन सीक्वेंस की जो है वो पहली टर्म 2 का स्केयर है। इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म अगर 5 है तो गिवन सीक्वेंस की दूसरी टर्म जो क्या है वो 5 का स्केयर है। इस तरह इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है जो भी होगी उस nth टर्म का अगर हम स्केयर ले लेंगे तो हमें जो गिवन सीक्वेंस दी गई है क्वेश्चन में, हमें उस सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखी थी इस सीक्वेंस की nth टर्म हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है 3n+2। हमने जो ये सीक्वेंस हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई थी इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो nth टर्म हमें मिली है इस सीक्वेंस की वो लिखेंगे पहले 3n+2 और इसका क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। इसका जब स्केयर ले लेंगे तो आपको ये जो नई टर्म ये वाली मिलेगी, ये टर्म क्या होगी आपके पास, nth टर्म होगी उस सीक्वेंस की जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज क्या होगी, वो लिखी होगी 3n+2 और उसका होल स्केयर। ये आपके पास जो गिवन सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई थी आपको उसकी nth टर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।